अतुल प्रभाकर, विश्व समन्वय संघ के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की यह गोष्ठी हमारी विश्व समन्वय संघ और भारतीय साहित्य परिषद कर्णावती महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। भारतीय साहित्य परिषद के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष तौर पे आज मैं अपने दोनों अतिथियों, जो हमारे आज के जो अतिथि हैं, वक्ता हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। श्री जागृति राही जी और डॉक्टर ख्याति पुरोहित जी। जागृति जी हमारे साथ वाराणसी से, एक पवित्र स्थल वाराणसी से जुड़ी हुई है, और ख्याति जी अहमदाबाद से जुड़ी हैं, जो एक गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण नगर है। तो आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों ने अपने जो आप लोगों का मैंने वो कार्य देखा, तो इतनी व्यस्तता आप लोगों के साथ है, आप इतने कार्यक्रमों में व्यस्त रहती हैं और इतने कार्य आप लोग दोनों ग्रुप कर रहे हैं, उसके बीच से आपने कुछ समय निकाला हम लोगों के लिए। यहाँ हमें ये सौभाग्य आप लोगों को सुनने का मिलेगा, तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की बातों से उनको निश्चय ही एक प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने की, काका साहब के विचारों को सोचने समझने की, और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की। जैसा आप लोग जानते हैं, आज की हमारी जो गोष्ठी है उसका विषय हमने रखा है आचार्य काका साहब कालेलकर के साहित्य के विविध आयाम। काका साहब प्रकृति के उपासक थे, नक्षत्रों के प्रेमी थे, संस्कृति पुरुष थे, धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने खूब अध्ययन किया, समन्वय के साधक थे, चिर यात्री थे, भाषाविद थे, पत्रकार थे, प्रचारक थे, पत्र लेखक थे, टीकाकार थे, समाज सेवी थे, राजनीति से भी जुड़े थे। अगर ये गिनती शुरू करते जाएं तो बहुत सारे उनके साथ जुड़ सकते हैं, जिनका कोई अंत नहीं। तो इतने बहुआयामी व्यक्तित्व की व्यक्ति का जब वो साहित्य से जुड़ता है, तो उसके लेखन में वो सारी चीजें झलकेंगी। और इन सब से जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको, इन सब से पहले काका साहब के अंदर जन्मजात अन्वेषण बुद्धि थी। वो अन्वेषण बुद्धि इन सब के अंदर से वो खोज निकालती थी, जो हम लोग आसानी से नहीं खोज सकते। वो खोज के निकाल के ही वो अपने विचार आगे प्रस्तुत करते थे, उसी को वो एक रूप देते थे। और जो उनका मौलिक चिंतन था, इसी अन्वेषण बुद्धि की ही देन हम लोग कह सकते हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जब सृजक बनता है, तो उसके सृजन में इस विविधता का प्रभाव आना बहुत ही स्वाभाविक है। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक तो नहीं लिखे, पर अपने निबंधों, लेखों के रूप में जो विपुल साहित्य रचा, वह अनमोल है और आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने स्वयं कविता नहीं लिखी, पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर टिप्पणी अवश्य की। उनके लेखों की भाषा अगर हम देखें, तो उसमें भी उस भाषा में काव्य झलकता है। एक काव्य के रूप की उनकी भाषा है। तो ये जरूरी नहीं कि हम कहानी और कविता, कहानी और यही सब लिखें, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जिसको एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है, जिसमें संस्मरण है, यात्रा संस्मरण है, व्यक्तित्व है, प्रकृति है, जो उनके अलग अलग रूप रहे, जिस तरह से जो रूप में उन्होंने काम किया, वो अब आप लोग के साथ आगे बातचीत में ये सब चीजें सामने आएंगी। तो
इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके साहित्य की विविधता और उसकी प्रासंगिकता पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो मैं पहले डॉक्टर ख्याति जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस विषय पे किसी काका साहब के किसी एक विषय पर या उनके साहित्य के समग्र साहित्य पर अपने विचार रखें। ख्याति जी हिंदी में पीएचडी 40 वर्षीय युवा डॉक्टर ख्याति पुरोहित जी ने हिंदी के अतिरिक्त पत्रकारिता में भी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। वे आज अहमदाबाद में एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। साथ में एक आमंत्रित अभिवक्ता अध्यापक के रूप में भी कार्य कर रही है। अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख, नाटक, कविता, कहानी, संस्मरण आदि प्रकाशित होते रहे हैं। साथ ही आप भाषा, साहित्य और समाज तथा उच्च शिक्षा शोध पत्रिकाओं में संपादन का कार्य भी निभा रही हैं। वे वर्ष 2005 में आकाशवाणी से भी जुड़ी, अनुवादक के रूप में, पटकथा लेखक के रूप में, और आज तक वो कार्य भी आप बखूबी निभा रही हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की गुजरात प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य होने के साथ साथ अहमदाबाद इकाई की सचिव का उत्तरदायित्व भी आप बखूबी निभा रही हैं। ऐसी कर्मठ एवं जुझारू विदुषी का हम अपने इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने काका साहब के साहित्य का भी गहन अध्ययन किया है। विशेषकर काका साहब के साहित्य में भाषा, यात्रा, प्रकृति की प्रमुखता से उपस्थिति का। इसी संदर्भ में काका साहब के साहित्य के विविध आयामों पर अपने विचार रखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप कृपया 15-20 मिनट में अपनी बात रखेंगे तो हम लोगों को सहूलियत रहेगी। स्वागत है आपका ख्याति पुरोहित जी। जी, इस आभासी मंच पर उपस्थित सारे विद्वज्जनों को मेरा सादर वंदन। और जिस तरह से मुझे समय दिया गया है उस तरह से मैं अब बिना किसी पूर्व भूमिका पर बात किए मैं सीधे मेरे विषय पे आना चाहूंगी। आज हम यहाँ काका साहब के प्रकृति प्रेम पर मैं बात करना चाहूंगी और शुरुआत उनके साहित्य मैं करूं कि प्रकृति प्रेम के विषय में उनकी बात करनी है, पर मैं सच कहूं तो यहाँ मैं पूरे समंदर की सिर्फ बूंद को छूने का केवल मात्र प्रयास करने जा रही हूँ और शायद मैं इसमें सफल हो पाई तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। गीता के 5वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने योग की साधना की है, जिसने हृदय को शुद्ध बनाया है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण हासिल किया है, जो अपनी सारी इंद्रियों पर जीत हासिल की, इन्होंने भूतात्माओं को अपने जैसा समझते हैं और वह जो मनुष्य हर रोज कर्म करके अपने कर्मों से अलिप्त रह सकता है, इस मनुष्य की बात इस श्लोक में की है। कर्म करके अलिप्त रहने वाले रत्नों से भारत भूमि की धन्यता बढ़ी है। हम बात करें श्री राम जी की, कृष्ण जी की, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, मोहम्मद नानक, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद जी या महात्मा गांधी जी, इन सब ने अपने कार्य से समग्र विश्व में ख्याति प्राप्त की है। इस सूची में जुड़ने के लिए 1 दिसंबर 1885 के दिन दत्तू ने जन्म लिया। दत्तू को सब प्यार से दत्तू बुलाते थे, जबकि उनका नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। वे अपने कार्यों से ज्ञान योगी, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभाषा के प्रचारक और संस्कृति के समर्थक के रूप में पहचाने जाते हैं। कालेलकर जी मूल रूप से तो महाराष्ट्रियन थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। हालांकि उनके बड़े बुजुर्ग कर्नाटक के करवाल से यहाँ कालेली गांव में, महाराष्ट्र के कालेली गांव में आए थे और वहीं स्थायी हो गए, इसलिए वे कालेलकर के नाम से पहचाने गए।
तो इस रूप से उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि इस रूप से बड़े बुजुर्गों पुरखों की मेरी जो मातृभाषा की बात करूँ तो कोंकणी है, पर महाराष्ट्र में हम लोग स्थायी हुए इसलिए मेरी मातृभाषा मराठी है। हालांकि मराठी मातृभाषा होने के साथ साथ उन्होंने हिंदी और गुजराती में गुजराती भाषा को जिस चरमोत्कर्ष पर ले जाने का कार्य किया है, बड़े आदर के साथ हिंदी और गुजराती भाषा क्षेत्र में उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी निबंध में एक जगह पे लिखा है कि गुजरात में काफी समय में रहा और गुजराती भाषा पर उनका प्रभुत्व एक गुजराती से बढ़कर भी रहा था, इसलिए महात्मा गांधी जी ने उनको सवाई गुजराती का बिरुद दिया था। सवाई गुजराती मतलब एक गुजराती से बढ़कर भी अधिक। भारत मार्तंड, विद्या वाचस्पति, पद्म विभूषण, महामहोपाध्याय, भाषा भास्कर जैसी अनेक पदवियां प्राप्त थी उनको। गुजराती साहित्य जगत का सर्वोच्च रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक पुरस्कार से भी वे सम्मानित थे। उनके कार्य क्षेत्र की बात जैसे अभी सर ने कही, उस तरह से वे उम्दा प्राध्यापक थे, कीर्तनकार थे, इतिहासविद थे, तीर्थकार थे, तत्वचिंतक थे, समाज सुधारक थे, हिंदुत्व के प्रखर ऋषि थे। संस्कृत, मराठी, हिंदी, गुजराती, बंगाली भाषा के ज्ञाता कालेलकर जी ने जीवन में सिर्फ दो ही प्रेम किए, एक था राष्ट्र प्रेम और एक था यात्रा प्रेम। हिंदी भाषी प्रांत गुजरात और दक्षिण भारत में आज हिंदी का जो भी रुतबा सम्मान है, उसका पूरा संपूर्ण श्रेय काका कालेलकर जी को जाता है। उनके राष्ट्र प्रेम के हिस्से में ये दर्ज है। जबकि उनकी यात्राओं के विषय में हम बात करें तो उनको यात्राओं के प्रति रुचि जगाने के लिए उनके पिता का योगदान अधिक रहा। उनके पिताजी सरकारी नौकरी में काम करते थे, उसके कारण उनका तबादला और कहीं कहीं यात्राएं करनी पड़ती थी। उसके कारण वे अपने साथ छोटे दत्तू को ले जाते थे और इसी कारण बचपन से ही यात्राएं कालेलकर जी को मित्र रूप में मिल गई और इसी घुमक्कड़ प्रकृति ने कालेलकर जी को जीवन में कई अद्भुत यात्राएं करवाई। मुझे कालेलकर जी के यात्रा साहित्य का प्रथम परिचय उनके हिमालयनो प्रवास पुस्तक से प्राप्त हुआ। मेरे पत्रकार पति ब्लॉगर, उन्होंने मुझे आग्रह करके हिमालयनो प्रवास पुस्तक पढ़वाया था, वो हिमालयनो प्रवास से रूबरू करवाया था और सच में उनका हिमालय का प्रवास पढ़ के मैं उनके जो यात्रा वर्णन है, यात्रा साहित्य उस ओर आकर्षित हुई थी। उनकी यात्रा साहित्य की बात करें तो ब्रह्म देश नो प्रवास है, पूर्ण अफ्रीका मा उगमणो देश, सरकरा द्वीप मोरेशियस, जीवन नो आनंद, रखड़वानो आनंद, औतराती दीवालो, लोक माता और जीवन लीला, ऐसी कई सारे साहित्य संग्रह समाविष्ट है, जिसे पढ़कर हम प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को समझ सकते हैं। उनका यात्रा लेखन हमें उन सारे स्थानों की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। और यही कारण है कि मैं जब उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा कर रही थी तब मैंने काका कालेलकर जी की पुस्तक पढ़नी चाहिए और मेरे पत्रकारिता के जो सर थे डॉक्टर अश्विन चौहान जी, उन्होंने मुझे काका साहेब कालेलकर की लोक माता और जीवन लीला पुस्तक के बारे में बात की थी। और लोक माता की अगर मैं बात करूं तो काका साहेब कालेलकर ने लोक माता पुस्तक में भारत की नदियों की जो यात्रा की है उस विषय में बात की है, उस विषय में अपना मौलिक सरल सहज अभिव्यक्ति की है। बहुत ही बखूबी उन्होंने अपने जो विचार है अभिव्यक्त किए। और जीवन लीला की मैं बात करूं तो जीवन लीला में उन्होंने भारत के समग्र जलाशयों के लेखन को केंद्र में रखा। वे चाहे नदी हो, झरने हो, झील, तालाब, प्रपात, समंदर, उन सारी जल प्रवाहों की सुंदर लीला यानी जीवन लीला। सन 1958 में प्रकाशित इस पुस्तक में 444 पन्नों में ये पुस्तक विभाजित है और इसमें 70 से अधिक जलाशयों के उनके यात्रा निबंध है। बहुत सुंदर पुस्तक है। और सामान्य रूप से हम लोग क्या सोचते हैं कि यात्रा शब्द को हम ना तीर्थ यात्रा से जोड़ते हैं, जैसे कि चार धाम की यात्रा है या गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा या अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा या जगन्नाथपुरी की यात्रा। और कई अंश में हम लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी ऐसी तीर्थ यात्रा करना होता है। किंतु कालेलकर जी के लिए यात्रा यानी भारत प्रेम, उनके लिए यात्रा यानी प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के साथ संबंध और प्रकृति के गुणगान। कुदरत का सानिध्य कालेलकर जी को अलग ही ऊर्जा प्रदान करता रहा। जीवन लीला की भूमिका में उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरे भारत यात्रा के जो वर्णन है वे केवल साहित्य विलास नहीं है, बल्कि भारत भक्ति का और पूजा का एक प्रकार है।
भगवान के गुणगान गाना जिस तरह नवधा भक्ति का एक प्रकार है, उसी तरह भारत की भूमि, उसके पहाड़ और पर्वत श्रेणियां, उसकी नदियां, सरोवर, उसके गांव और शहर, उनमें बसे हुए लोग, उनका पुरुषार्थ, उनके आश्रय में रहने वाले ग्राम्य पशु पक्षी और उनके साथ असहयोग करके आजादी का आनंद लेने वाले अन्य पशु पक्षी आदि का सबका वर्णन करके उनका परिचय बढ़ाना भारत भक्ति का एक अत्यंत आनंददायी प्रकार है। हम भारतीय लोग पंच महाभूतों के संयोग से जीवन के अस्तित्व को दृढ़ता से मानते हैं। मानव शरीर को जीवित रखने के लिए जितनी जरूरत हवा और भोजन की है, हम मानते हैं कि उससे भी अधिक गुना जरूरत पानी की है। हमारे शरीर में 70% हिस्सा पानी ने रोका है। उसी तरह से इस पूरे भूभाग में, पृथ्वी के भूभाग में अधिकतर हिस्सा पानी ने रोका है। पानी हमें ऑक्सीजन देता है, नवीन ऊर्जा देता है और शीतलता भी प्रदान करता है। शायद इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब पूजा करने बैठे तो छोटे से कलश में वो सारी नदियों की शीतलता आकर बैठ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, इन नदियों की शीतलता का अनुभव में ईश्वरीय अनुभूति कराता है। और यही कारण रहा होगा कि काका साहेब कालेलकर अपने गंगा मैया निबंध में नदी को देवता मानकर उनको वंदन करने की बात करते हैं। उन्होंने लिखा है कि नदी ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्मरण कराने वाली देवी है। यदि गुरु को वंदन करना आवश्यक है, तो नदी को वंदन करना भी उतना ही आवश्यक है। हम भारतीयों ने प्राकृतिक ऊर्जा संपदा को इतना महत्वपूर्ण माना है कि हम लोग उसे अपने जीवन के साथ अटूट रिश्ते से जोड़ देते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, मुझे भी सिखाया गया था कि देखो ये चंदा मामा है, ये सूरज दादा है, पृथ्वी माता है। इसलिए हम लोग नदियों को भी माता के रूप में देखते हैं, जैसे कि नर्मदा मैया है, गंगा मैया है, यमुना मैया है। हम आजीवन नदी को माता के रूप में देखते हैं और उसकी माता के रूप में पूजा करते हैं, सम्मान सम्मान से उसे माता के रूप में ही देखते हैं। पर क्या नदी केवल माता ही हो सकती है? कालेलकर जी के जीवन लीला को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का उत्तर होगा कि ना, नदी केवल माता ही हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कालेलकर जी के यात्रा लेखों को पढ़ने पर हमारी जो पारंपरिक सोच है, उसको एक नया नजरिया मिलता है। वे नदी को केवल माता के रूप में नहीं देखते। उनको कोई नदी माता जैसी लगती है, तो कोई नदी उनको सखी जैसी लगती है, तो कोई नदी उनको बहन जैसी लगती है। और बहन भी कैसी, कोई नदी छोटी बहन है तो कोई नदी बड़ी बहन है। उन्होंने सखी मार्कंडी उनके यात्रा निबंध में एक जगह लिखा है कि क्या हर एक नदी माता ही होती है? नहीं, मार्कंडी तो मेरी छुटपन की सखी है। वह इतनी छोटी है कि मैं उससे अपनी बड़ी बहन भी नहीं कर सकता। जबकि उन्होंने मुलामुठा संगम यात्रा में लिखा है कि महाराष्ट्र की नदियों में मेरी विशेष आत्मीयता है। मार्कंडी मेरी छुटपन की सखी, मेरी खेती हर जीवन की साक्षी और मेरी बहन आका की प्रतिनिधि है। कृष्णा के किनारे तो मेरा बचपन बीता है। और मुलामुठा तो बचपन में हम सब भाई शिक्षा के लिए पूना में रहते। उस समय से मुला और मुठा का संगम मेरे बाल्यकाल का साक्षी रहा। मेरे कॉलेज में उनके क्रांतिकारी विचारों का सेवन जो भी किया था उन्होंने, उन सब की साक्षी मुला मुठा रही। महाराष्ट्र की इन तीनों नदियों के प्रति उनका जो विशेष स्नेह है, वो हमें जीवन लीला पुस्तक पढ़ने पर तुरंत समझ आता है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि प्रकृति समय समय पर रंग बदलती है और उसके हर रंग हमें लुभाते रहते हैं, हर रंग हमें आकर्षित करते हैं। इन आकर्षणों से काका साहब भी नहीं बच पाए। पर काका साहेब कालेलकर को प्रकृति के हर रंग से विशेष उनके जलाशयों वाला जो रंग है, जलाशयों वाला जो आकर्षण है, वह विशेष आकर्षित करता है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि प्रकृति के निरीक्षण का आनंद अनुभव करते हुए पहाड़, खेत, बादल और उनके उत्सव रूप सूर्योदय सूर्यास्त के रंग चमत्कार मैंने देखे हैं। हर एक की खूबी अलग, हर एक की चमत्कृति अनोखी होती है। फिर भी पानी के प्रवाह या विस्तार में से जो जीवन लीला प्रकट होती है, वे उसके समान दूसरा कोई प्राकृतिक अनुभव नहीं है। तो कालेलकर जी को हर आकर्षण प्रकृति के है, उसमें से जल का आकर्षण विशेष खींचता है अपनी ओर। कृष्णा के साथ बचपन में उनके जो बीते थे दिन, उनको भी कभी नहीं भूल पाए। जिस तरह साबरमती नदी से गुजरात की और गुजरातियों की पहचान जुड़ी है, उसी तरह कृष्णा नदी से महाराष्ट्र और महाराष्ट्रीयपन बखूबी जुड़ा हुआ है। कालेलकर जी ने अपने कृष्णा के संस्मरण यात्रा निबंध में ये लिखा है कि कृष्णा महाराष्ट्र की आराध्य देवी है। उसकी एक बूंद भी पेट में जाने से हम पावन हो जाते हैं।
जिसके पेट में कृष्णा की एक बूंद भी पहुंच चुकी है, वह अपना महाराष्ट्रीयपन कभी नहीं भूल सकता। नदियों का कार्य होता है बहते रहना, और पर्वतों के बीच से अपना रास्ता निकाल कर आगे नदी बहती रहती है, प्रवास करती रहती है। छोटे बड़े मार्गों से वे कभी अपने आप को संकुचित करती है, तो कभी अपने आप को चौड़ा कर लेती है। एक नृत्य नृत्य करती बालिका की चंचलता लिए नदी सहज और सरल बहती रहती है। कभी नर्मदा सी शांत, तो कभी रेवा सी उछलती कूदती अपना रास्ता बना ही लेती है। अपनी लंबी यात्रा में भिन्न भिन्न घाटों से घूमकर वह नदी जब दूसरी नदी से मिलती है, तो वह दृश्य अद्भुत होता है। दो नदियों का संगम कितना अद्भुत लगता होगा ना। जैसे कि भिन्न भिन्न रास्तों से विभिन्न घाटों पर प्रवास करना, फिर एक जगह अपने अस्तित्व को छोड़कर दूसरे में विलीन हो जाना या समाहित हो जाना, ये सामान्य बात नहीं है। और दोनों नदियां जब लंबे सफर के बाद एक दूसरे को जब मिलती है, तब वे सहजता सरलता से परम शांति से भिन्नता छोड़ देती है और एकता हासिल कर लेती है। और कुछ एक नदियों के संगम को छोड़कर हम देखें तो अधिकतर नदियां एक नदी में जाने के बाद वो अपना नाम वहीं छोड़ देती है और दूसरी जो बड़ी नदी है उसका नाम अपना लेती है। किंतु इनमें भी कुछ अपवाद की गुंजाइश होती है, ऐसा काका साहेब कालेलकर के मूला मुठा संगम से पता चलता है। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार कलंक के बिना चंद्र नहीं शोभता, उसी प्रकार अपवाद के बिना नियम भी नहीं चलते। और कई बार तो नियम की अपेक्षा अपवाद ही ज्यादा ध्यान खींचते हैं। अमेरिका की मिसिसिपी स्टोरी अपना लंबा चौड़ा सप्ताक्षरी नाम द्वंद्व समास से धारण करके वह बहती रहती है। जबकि सीता हरण से लेकर विजयनगर के स्वतंत्र हरण तक के इतिहास को याद करती हुई तुंगा भद्रा, जो तुंगा और भद्रा के मिलन से आगे बढ़ रही है, और पूना को अपनी गोद में खिलाने वाली जो मूला मुठा की बात है, तो मूला और मुठा नदियों के संगम से आगे बढ़ी है। तो लगभग नदियां एक नाम छोड़कर दूसरे में जब समाहित होती है, अपने आप को जब समर्पित करती है, तो नाम छोड़ देती है। पर कुछ अपवाद के रूप में काका साहेब कालेलकर के इन नदियों की बात की। हालांकि नदियों का संगम जीवन के लिए हमें एकता और समर्पण का गहन बोध दे जाता है। और यहाँ बात केवल नदियों के संगम की नहीं करते हैं। नदियों के संगम की जगह हम नदी और समुद्र के संगम की बात भी करना चाहेंगे। काका साहेब कालेलकर को नदियों के संगम से अधिक सागर और सरिता का जो संगम है वो अधिक आकर्षित करता है। उन्होंने सागर सरिता का संगम में लिखा है कि नदी जब अपने पति सागर से मिलती है, तब उसका सारा स्वरूप बदल जाता है। वहां उसके प्रवाह को नदी कहना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सतारा के पास माहुली के नजदीक कृष्णा और वैनिया का संगम देखा था, और पूना में मूला मुठा का। किंतु सरिता सागर का संगम तो पहले करवाल में देखा। दो नदियों के संगम की अपेक्षा नदी समुद्र का जो संगम है अधिक काव्यमय होता है। दो नदियों का संगम गूढ़ और शांत होता है, किंतु जब सागर और सरिता एक दूसरे से मिलते हैं, तब दोनों में स्पष्ट उन्माद दिखाई देता है, और वो उस स्पष्ट उन्माद का जो नशा है वो हमें भी अछूत दिखाई देता है। हम भी उससे अछूते नहीं रहते। सरिता और सागर का संगम कालेलकर जी को उन्माद और आह्लादक प्रतीति कराता है। नदी शांति से अपने आप को समर्पित करती है, जबकि सागर और नदी जब मिलते हैं, तो क्या हर समय वह दृश्य आह्लादक होता है? तो यहाँ भी जीवन लीला को पढ़ने के बाद आंसर मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा कि नहीं। हर हर बार नदी और समंदर का जो मिलन होता है, वो हर बार शांत और आह्लादक नहीं होता है। जिस तरह हर मनुष्य की प्रकृति स्वभाव भिन्न होता है, उसी तरह नदियों की प्रकृति और स्वभाव भिन्न होते हैं। और यही कारण है कि जब सागर और सरिता मिलते हैं, तो एक सा दृश्य हर बार नहीं देखने मिलता। उन्होंने अपने सरिता सागर संगम निबंध में लिखा है कि नदी का पानी शांत आग्रह से समुद्र की ओर बहता जाता है, जबकि अपनी मर्यादा को कभी न छोड़ने के लिए विख्यात समुद्र का पानी चंद्रमा की उत्तेजना के अनुसार कभी नदी के लिए रास्ता बना देता है, तो कभी सामने हो जाता है। नदी और सागर का जब एक दूसरे के खिलाफ मौन सत्याग्रह चलता है, तब कई तरह की दृश्य देखने को मिलता है। समंदर की लहरें तिरछी कतराती आती है, तब पानी का एक फुहार छोर एक ओर से दूसरी ओर इतना इतना दौड़ता जाता है कि
ऐसे अवसर पर दोनों ओर के किनारों पर उसका थपेड़ा बड़ा तेज हो जाता है। जीवन लीला में नदियों के वर्णन वाले स्वभाव के दर्शन होते हैं। नदियों और सागर के स्वभाव एवं वर्तन को जिस तरह से, जिस बारीकाई से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, काफी सहज सरल रूप से जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, अकल्पनीय है। दो बच्चों के बीच में मेल मिलाप झगड़े तो हम समझ सकते हैं, पर नदियों और जल प्रवाहों के बीच में मेल मिलाप और झगड़े की बात करके काका साहेब कालेलकर ने मानवीयकरण के जो गुणों की प्रतीति कराई है, अद्भुत है। उन्होंने उनके उनके निबंधों में हमें नदियों के गुण विशेषता का भी सुंदर वर्णन मिलता है। कालेलकर जी की लेखनी से प्रभावित होकर मैं एक और दृष्टांत यहाँ देना चाहूंगी कि जब नदी नदी से मिलती है पर उसमें बीच में कोई बाधक बन जाता है तो क्या होता है। और कालेलकर जी का मीठा गुस्सा यमुना रानी निबंध में हमें देखने मिलता है। उस निबंध में उन्हें लिखा है कि दोनों बहनों में गंगा से यमुना बड़ी है, प्रौढ़ है। कृष्ण भगिनी द्रौपदी के समान कृष्ण वर्णा और भगिनी मानिनी है, जबकि गंगा मानो तो बेचारी मुग्ध शकुंतला सी ठहरी। पर देवादि देव ने उसका स्वीकार किया, इसलिए यमुना ने अपना बड़प्पन गंगा को समर्पित कर दिया। और ये दोनों बहनें एक दूसरे को मिलने के लिए आतुर दिखाई देती है। हिमालय में तो एक जगह वे करीब करीब आ जाती है, किंतु ईर्ष्यालु डंडाल पर्वत बीच में विघ्न संतोषी की तरह आने से उनका मिलन नहीं हो पाता है। जीवन लीला यात्रा संग्रह में उन्होंने ऐसे बहुत ही अद्भुत निबंध लेख लिखे हैं। उसमें हम गंगा मैया, यमुना रानी, उभयान वही नर्मदा, दक्षिण गंगा गोदावरी, वेदों की धात्री तुंगभद्रा, गुर्जर माता साबरमती, कश्मीर की दूध गंगा, लहरों का तांडव युग आदि कालेलकर जी के अद्भुत गद्य लेखन के नमूने हैं, उत्तम नमूने हैं। और कालेलकर जी के लेखन को एक बार पढ़ने वाला कोई भी उनके लेखन के कायमी पाठकों की सूची में अपने आप को शामिल किए बिना नहीं रहता। जीवन लीला से हमें चैतन्यमयी तत्व का सुंदर स्पर्श होता है। कवि सहज कल्पना और सुंदर अलंकार योजना सजीव वर्णन के साथ गद्य की जो रसाल सादगी है, अद्भुत है। और यही कारण है कि हमारे गुजराती साहित्य के बहुत बड़े उच्च कोटि के, अग्रिम कोटि की जो साहित्यकार है श्री उमाशंकर जोशी जी, उन्होंने कालेलकर जी के गद्य साहित्य को कविता कहा है। और कार्यक्रम के शुरुआत में ही जैसे सर ने कहा था कि उनकी जो गद्य लेखन है, गद्य शैली, वो कविता सी है। तो उमाशंकर जोशी जी ने भी उनके गद्य लेखन को कविता कहा था। उनके लेखन की विशेषता है, उनके लेखन में सरलता है। वो प्रवाह एक नदी का जो प्रवाह बहता है ना, उसी तरह उनका गद्य लेखन भी प्रवाहमय है, बहता रहता है। उनको उनकी जो शैली है वो प्रबुद्ध विचार युक्त विद्वता है, व्यंग्य हास्य है, कहीं कहीं जरूरत पड़ने में नीति सूचक भी लगती है, पर फिर भी कहीं भी हमें वो प्रवाह खंडित नहीं होता है, वो प्रवाह बहता रहता है। किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, संस्कृति, समाज और राष्ट्र को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए यात्राओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुजराती भाषा के चरमोत्कर्ष के लिए काका साहब कालेलकर का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। जन्म से मराठी होने के बावजूद गुजराती भाषा पर उनका जो प्रभाव रहा, प्रभुत्व रहा, अकल्पनीय एवं प्रशंसनीय। छोटे बच्चे जैसी मधुर भाषा के साथ साथ हमें उनकी भाषा में परिपक्वता और गौरव का एक साथ दर्शन होता है। भाषा में अलंकारिता होते हुए भी सादगी जो है ना उनके लेखन की, वो हमें मोह लेती है। काका साहब के गद्य में पांडित्य के साथ रसिकता और आदर्शमयता बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से शिव के साथ सुंदर है। उनके उनके भाषा की शुद्ध सरल सात्विक शैली उनके गद्य को पद्य समान प्रवाहित रखती है। यात्रा और कालेलकर जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कालेलकर जी का यात्रा एवं यात्रा संग्रह अविस्मरणीय अनुभव है, उनके स्वयं के लिए भी और हम पाठकों के लिए भी। उनके लिए उनके यात्रा उनके जीवन जीने का पर्याय एवं देश दर्शन की अनुभूति रहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक उस पार के पड़ोसी में लिखा है, जिस तरह पुराने भावुक लोग श्रद्धा और भक्ति से मंदिरों में देव दर्शन के लिए जाते हैं, उसी श्रद्धा और भक्ति से मैं देश दर्शन के लिए जाता हूँ। कालेलकर जी के देश दर्शन का प्रसाद यानी जीवन लीला। देश दर्शन के माध्यम से नदी नदियां
तालाब, सरोवर, प्रपात, समुद्र आदि की सनातन जीवन लीला पुस्तक में कालेलकर जी ने भारत के जल प्रवाहों को शब्द कुसुमों की सुंदर सी अंजलि अर्पित की है। शिक्षा, साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के क्षेत्रों में काका साहेब का योगदान इतिहास के सुनहरे पन्ने में लिखा गया है। काका साहेब सही मायने में विश्वकोश है। वर्ष 1981 के अगस्त की 21 तारीख तक उन्होंने जितना भी कार्य किया एक संस्था बन गए। गुजराती एवं हिंदी विश्व काका साहब की निस्वार्थ सेवाओं का सदैव कृतज्ञ रहेगा। आज काका साहेब का लेखन उनके होने की अनुभूति कराता है, इसलिए वे सदैव हमारे बीच उनके साहित्य के रूप में जीवित है। आप सबने मुझे शांति से सुना, इसलिए धन्यवाद। विश्व समन्वय संघ का हृदय तल से धन्यवाद। कुसुम बहन को वंदन, अतुल भाई को प्रणाम, राजकुमार जी और ज्योति जी, वर्षा बहन, खुशाली जी, कीर्तन भाई, मंच पर पटल पर जुड़े हुए सारे विद्वत जनों को मेरा सादर वंदन और मुझे ये सुनहरा मौका देने के लिए, एक सुंदर सा मंच देने के लिए फिर से एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ख्याति जी। आपने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से काका साहब की जो प्रकृति प्रेम का एक अंश जो नदियों के साथ जुड़ा है, हिमालय के साथ जुड़ा है, उसको आपने प्रस्तुत किया। कैसे काका साहब की दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि किस तरह से देखती है उस यात्रा को। नदी चलती है, नदी तो सबने चलती देखी है, हाँ, कई जगह सबने देखी होगी, लेकिन जो शुरू करती है, जो जहाँ से उसका उद्गम है और जहाँ अंत है, और उसके बीच में जो अनेकों पड़ाव आते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ विविधता है, कोई एक रूपता कहीं नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ अंतर है। उस अंतर को किस दृष्टि से देखना और वो दृष्टि को फिर एक लेखन के रूप में प्रस्तुत करना, ये बहुत आसान बात नहीं है। ये इसके लिए बहुत गहरी सोच समझ, अन्वेषण दृष्टि चाहिए, तभी ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो आपने ये जो रूप उनका हम लोगों के सामने रखा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी उनके साहित्य को पढ़ेगा, तो वो अगर ये सोच के चलेगा कि एक साधारण कहानी लिखी है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो हाँ, जीवन जो जीवंत कहानी है, नदी जो बह रही है, उसका जो वो जीवंत है। उस जीवन एक जो कहानी उसके साथ जुड़ती है, जो कल-कल करती है, जो उछल जो उस तरह की जो सारी उसकी ध्वनियाँ हैं और जो उसके बदलाव उसके बीच में आते हैं, तो उसकी भावना भी वो जो बदलाव आ रहे हैं, उसके पीछे क्या भावना उसमें पनप रही है। उस रूप को समझ के उस गहराई को अगर समझ के हम लोग उनके साहित्य को पढ़ेंगे, तभी हम हाँ। उसका पूरा आनंद ले पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी बात को हमारे बीच रखा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे दूसरे व्यक वक्ता जागृति राही जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वो अपनी बात रखें। जागृति जी के बारे में थोड़ा-सा परिचय मैं देता चलता हूँ। गांधीवादी विचारधारा को समर्पित जागृति राही जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा रही। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानियों की छत्र छाया में पली बड़ी जागृति जी अनेकों संस्थाओं से जुड़कर समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान में लगी हैं। आप वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जुवेनाइल कोर्ट, जो बच्चों की अदालत कहलाती है, इसके सदस्य हैं। महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए कार्य कर